नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चाइनीज हरकतों का भारत सरकार ने दिया करारा जवाब और एक और बड़ा झटका चाइना को भारत की सरकार ने दे दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किस प्रकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा खतरा है। ये किसी और ने नहीं बल्कि राज ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है और कहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र में ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बकरीद पर नहीं दी जाएगी लॉकडाउन में कोई छूट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए खारिज कर दी है याचिका। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे दिन भर की और हर रोज आपको राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें हमेशा बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आप भी पीएम मोदी के हर फैसले में उनके साथ हैं और आप भी मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, गलवान में भारत से टकराना चीन को महंगा पड़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने एक के बाद एक बड़े निर्णय लेकर चीन को कई बड़े आर्थिक झटके दिए हैं। चीन की करीब 100 ऐप्स को बंद करने के बाद सरकार ने एक बार फिर चीन को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने चीन से आने वाले कलर टीवी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश में टीवी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने यह कदम उठाया है। कलर टीवी के इंपोर्ट पॉलिसी को फ्री से बदलकर प्रतिबंधित में कर दिया गया है। नई पॉलिसी के अनुसार 36 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर से अधिक साइज के स्क्रीन वाले टीवी सेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन वाले एलसीडी टीवी सेट पर भी बैन लगाया है। किसी भी सामान को प्रतिबंधित श्रेणी से डालने का मतलब है कि उस उत्पाद का इंपोर्ट करने से पहले वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा। एक आंकड़े के मुताबिक मौजूदा समय में करीब 36% टीवी इंपोर्ट किए जाते हैं। मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना चाहती है। देश में टीवी विनिर्माण होने से रोजगार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत मुख्य तौर पर चीन से टीवी इंपोर्ट करता है। चीन के अलावा वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड से भी टीवी इंपोर्ट किए जाते हैं। 2018-19 के दौरान टीवी का आयात लगभग $1 बिलियन था। चीन भारत में टीवी सेटों का सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, कोरिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज ठाकरे का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच एकता का अभाव है। उन्होंने कोविड-19 पर कहा कि बीमारी के बारे में लोगों के मन में जो भय है उसे दूर करना आवश्यक था। राज ठाकरे ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। यह मेरी इच्छा नहीं है कि इसे गिरना चाहिए, लेकिन सरकार जिसमें कोई एकता नहीं है और जो एक दूसरे से विचार विमर्श नहीं करते हैं वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने एक मराठी समाचार चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। महाराष्ट्र के महामारी के दौरान मास्क पहनने पर उनकी राय के बारे में पूछे जाने पर राज ठाकरे ने कहा, इसकी आवश्यकता नहीं है। मंच से नेता ने याद करते हुए कहा कि मीडिया ने उनसे सवाल पूछे थे जब कोविड-19 स्थिति पर चर्चा के लिए गत मई में मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के दौरान उन्होंने मास्क नहीं पहना था। ठाकरे ने बैठकों में भी नहीं पहना मास्क। उन्होंने कहा, मैंने बैठक के दौरान मास्क नहीं पहना था और इसके बाद भी ऐसा कभी नहीं किया। हालांकि ठाकरे ने कहा कि बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 संकट के मद्देनजर अयोध्या में राम मंदिर के लिए अभी भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी और इसे स्थिति सामान्य होने के बाद आयोजित किया जा सकता था। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम 5 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। ठाकरे ने ई भूमि पूजन के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सुझाव को भी खारिज कर दिया और कहा कि भूमि पूजन का कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया जाना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बकरीद पर नहीं दी जाएगी लॉकडाउन में छूट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए खारिज की याचिका। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला देते हुए बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने से इनकार कर दिया। पीस पार्टी के नेता डॉक्टर अयूब की याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते ये प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि ये प्रतिबंध ना तो मनमाने हैं और ना ही अकारण। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस याचिका को खारिज किया। लॉकडाउन की जरूरत बताते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ये प्रतिबंध लोक कुशलता और जन स्वास्थ्य को देखते हुए लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये प्रतिबंध संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। राज्य इस पर उचित प्रबंध लगा सकता है। याचिका कहना था कि 1 अगस्त को बकरीद है और कुर्बानी बकरीद का अहम हिस्सा है, मगर कोविड-19 के कारण राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का निर्णय लिया है। 1 अगस्त को शनिवार है, इसलिए गाइडलाइन में ढील दी जाए। याचिका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की आजादी का अधिकार मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार की गाइडलाइन से याची को अनुच्छेद 21 और 25 में मिले मौलिक अधिकार का हनन होता है। मौलिक अधिकारों का विशेष दर्जा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 3 तलाक कुप्रथा को खत्म कर समाज सुधारक के रूप में भी उभरे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। जी हां दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को कहा कि तलाक ए बिद्दत की कुप्रथा को समाप्त करने के बाद जो परिणाम आए हैं उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान एक बड़े समाज सुधारक के रूप में भी हुई है। मुस्लिम महिलाएं शादी पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 की पहली वर्षगांठ पर पीटीआई भाषा से बातचीत में हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज पर इस कानून का कितना प्रभाव हुआ, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि आज मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री को मोदी भाईजान कहकर बुलाने लगी हैं। उन्होंने कहा 3 तलाक की कुप्रथा को समाप्त कर प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का जो अवसर दिया है, उससे नरेंद्र मोदी जी की पहचान सिर्फ एक सफल प्रधान सेवक के तौर पर ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में 20वीं सदी के एक समाज सुधारक के रूप में भी हुई है। उन्होंने कहा मुस्लिम महिलाएं आज उन्हें इस सम्मान के बदले अपने बड़े भाई की हैसियत दे रही हैं और उन्हें मोदी भाई जान के नाम से पुकारती हैं। हुसैन ने कहा कि 3 तलाक कानून से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान अधिकार मिला। इसके लागू होने के बाद 3 तलाक के मामलों में 82% तक कमी आई है। उन्होंने कहा आज इस कुप्रथा को रोकने के लिए बने कानून को 1 साल पूरा हो रहा है। मुस्लिम महिलाएं जो शाह बानो से लेकर शायरा बानो तक दशकों तक 3 तलाक का दंश झेलती रहीं और समाज में सम्मान और समानता के हक से वंचित रह रखी गयी, वो आज सम्मान से सिर उठाकर बराबरी के साथ जी रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से तलाक के बिद्दत के मामलों में 82% की कमी तो आई ही है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से आज मुस्लिम बहनें समाज में सभी वर्ग की महिलाओं की तरह सम्मान से जी रही हैं और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी तरक्की की नई इबारत लिख रही हैं। उन्होंने कहा आज का दिन मुस्लिम महिलाओं के लिए जश्न आज़ादी के दिन की तरह ही पाक दिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमाम इस्लामिक देशों जैसे मिस्र, सूडान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, सीरिया, मलेशिया व दुनिया के बाकी देशों भी तलाक ए बिद्दत पहले से गैर कानूनी था, लेकिन भारत में मुस्लिम धर्म गुरुओं और धार्मिक संगठनों ने इस कुप्रथा को खुद से खत्म करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा अगर कर दिया होता तो सरकार का इनमें दखल देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब ये नहीं हुआ तब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से जो मुस्लिम बहनों को सम्मान के साथ जीने का हक देने का वादा किया था उसे 1 साल के भीतर पूरा किया। उन्होंने कहा कि इस वजह से मुस्लिम समाज की महिलाएं नरेंद्र मोदी जी को नए युग का समाज सुधारक मानती हैं। मुस्लिम महिला कानून में मुस्लिम पुरुषों द्वारा 3 तलाक दिए जाने का निषेध किया गया है। कानून को उल्लंघन होने की स्थिति में 3 वर्ष तक की जेल का प्रावधान है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून की अक्षीय रेखा के पटना और वाराणसी से गुजरने और पूर्वी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक एक तरफ रेखा बनने की वजह से राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की स्थिति बनी है। साथ ही सूबे के अनेक भाग में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मानसून का सबसे उग्र प्रदर्शन केरल, तटीय कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में दिखेगा, जहां भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर, पीले रंग में रंगी अयोध्या। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर अयोध्या में पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या को पीले रंग में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में सड़क के दोनों किनारे मकान, दुकान या कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, सभी चीजों को पीले रंग में रंगा जा रहा है। असल में
धार्मिक अनुष्ठान में पीले रंग का महत्व होता है। 5 अगस्त को जो सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है, इसमें राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। इसे देखते हुए अयोध्या नगरी पीले रंग में तब्दील हो रही है। ऐसा पहली बार है जब पूरे अयोध्या शहर को गहरे पीले रंग में रंगा जा रहा है, वह चाहे रिहायशी इलाका हो या फिर धार्मिक इलाके के आसपास की मकान या दुकानें, सबको पीले रंग में रंगा जा रहा है। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर अयोध्या में प्रमुख मुख्य स्थानों को संवारा जा रहा है। जगह जगह वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है ताकि धार्मिक नगरी को सुंदर बनाया जा सके। अयोध्या शहर की सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। सरयू नदी के घाटों को साफ करने के साथ साथ उनके सौंदर्यीकरण का काम भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संकट को देखते हुए अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान भीड़ न लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन घर में रहकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। 4 और 5 को घरों में, देव मंदिरों में दीप जलाएं, अखंड रामायण का पाठ करें। अयोध्या में भूमि पूजन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचने के मद्देनजर शहर को चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। अयोध्या समेत फैजाबाद शहर में प्रवेश के सभी मार्गों पर इंतजामों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन के मुख्य कार्यक्रम की पूर्व संध्या से किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। राम मंदिर भूमि पूजन का एलईडी में सीधा प्रसारण देखेगी दिल्ली, बीजेपी कर रही ये व्यवस्थाएं। जी हां दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन के दौरान जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, वहीं दिल्ली में बीजेपी इस मौके पर हिंदुत्व जागरण पर विशेष तौर पर जुटेगी। प्रदेश बीजेपी न केवल सभी 70 विधानसभाओं में इस अवसर पर एलईडी टीवी के जरिए समारोह का लाइव प्रसारण दिखाएगी, बल्कि कार्यकर्ताओं की मदद से अन्य लोगों को प्रेरित करने में भी जुटेगी कि वह अपने अपने घरों पर दीपोत्सव मनाएं। दरअसल 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह में बेहद सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो सकेंगे। ऐसे में संघ के सभी संगठनों के अलावा बीजेपी ने भी लोगों का आह्वान किया है कि वह अपने घरों में रहकर ही इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। माना जा रहा है कि प्रदेश बीजेपी समारोह के बहाने लोगों को साधने का प्रयास भी करेगी, ताकि भविष्य में होने वाले चुनावों के वक्त भी वह लोगों को यह संदेश दे सके कि किस प्रकार से राम मंदिर निर्माण में बीजेपी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में दीप जलाएं और अपने संबंधियों को भी दीप जलाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन समारोह को सभी 70 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं की सहायता से बीजेपी एलईडी टीवी के जरिए लाइव दिखाएगी। उन्होंने कहा कि शिलान्यास समारोह के अलावा लोग भी अपने स्तर पर इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए घरों में दीप जलाएं, साथ ही अपने परिचितों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस दिन की प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी और यह ऐतिहासिक दिन आने वाले समय से में एक ऐसी इबारत लिखेगा जिसे सदियों तक आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक क्षण को गौरवशाली बनाना हम सभी का दायित्व है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बनेगी भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा, अयोध्या बनाएगा विश्व रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही अयोध्या में भगवान श्री राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाने की कवायद तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट के गठन के साथ ही प्रतिमा का निर्माण भी शुरू हो गया था। नोएडा के मूर्तिकार राम सुतार, जिन्होंने गुजरात में सरदार पटेल की 183 मीटर ऊंची प्रतिमा डिजाइन की थी, को भगवान श्री राम की मूर्ति के निर्माण का काम सौंपा गया है। मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार पद्म भूषण से सम्मानित हो चुके हैं। राम सुतार भगवान राम की मूर्ति के निर्माण में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम की मूर्ति के डिजाइन के पारित होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बातचीत की है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह मूर्ति पूरी तरह से स्वदेशी होगी और वह इसे केवल उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, जो कि सबसे विशाल प्रतिमा बन जाएगी। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इसके निर्माण में लगभग 3.5 साल लगेंगे। वही उम्मीद की जा रही है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के बाद मूर्ति निर्माण का काम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 19 में रहने वाले राम सुतार का सेक्टर 63 में एक स्टूडियो है। उन्होंने अब तक 15,000 से ज्यादा मूर्तियां बनाई हैं। उन्हें सरकार से पद्म भूषण और पद्मश्री मिल चुका है। राम सुतार ने अपनी टीम के साथ गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई है। फिलहाल चीन में गौतम बुद्ध की मूर्ति दुनिया में सबसे ऊंची है। इसकी ऊंचाई 208 मीटर है, लेकिन अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति 251 मीटर ऊंची होगी। इसके निर्माण के साथ ही अयोध्या चीन से आगे निकल जाएगा। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जिसकी कई विशेषताएं होंगी। इस मूर्ति में 20 मीटर ऊंचा घेरा होगा। प्रतिमा 50 मीटर ऊंचे बेस पर खड़ी होगी। आधार के नीचे एक भव्य संग्रहालय होगा, जहां भगवान विष्णु के सभी अवतारों को तकनीक के माध्यम से दिखाया जाएगा। यहाँ एक डिजिटल म्यूजियम,
फूड प्लाजा, लैंडस्केपिंग, लाइब्रेरी, रामायण काल की गैलरी आदि भी बनाए जाएंगे। नोएडा के रहने वाले राम सुतार का जन्म 19 फरवरी 1925 को महाराष्ट्र के धुलिया जिले में हुआ था। राम सुतार ने बहुत ही कम उम्र में मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ाई की। वह विशेष रूप से कांस्य, पत्थर और संगमरमर की मूर्ति बनाने में माहिर हैं। राम सुतार ने 1950 के दशक में पुरातत्व विभाग के लिए काम किया और अजंता और एलोरा गुफाओं की कई मूर्तियों को उनके मूल रूप में वापस लाने का काम भी किया। राम सुतार ने गंगा सागर बांध पर चंबल देवी की 45 फुट ऊंची सुंदर प्रतिमा को मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2 पुत्रों के रूप में उकेरा। महात्मा गांधी प्रतिमा उनकी कलाकृतियों के बारे में सबसे अधिक चर्चा में से एक है और भारत सरकार ने इस प्रतिमा को रूस, ब्रिटेन, मलेशिया, फ्रांस, इटली, अर्जेंटीना, बारबाडोस सहित कई देशों को गांधी शताब्दी समारोह के हिस्से में रूप में उपहार में दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के लिए वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण था, मुस्लिम महिलाओं का जीवन नहीं। जी हां दोस्तों, देश में 3 तलाक कानून लागू होने के 1 साल पूरे होने पर शुक्रवार को मोदी सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री ने देश भर की मुस्लिम महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर बोलते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 1980 के दशक में कांग्रेस के पास मुस्लिम बहनों के हक में फैसला करने का मौका था, लेकिन उनके लिए वोट ज्यादा महत्वपूर्ण था, मुस्लिम बहनों का जीवन नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा कि सही जंग उन बहनों ने लड़ी जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिन्होंने इस नाइंसाफी से सभी के लिए जंग लड़ी। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं है, बल्कि हर महिला का दिन है जो चाहती हैं कि महिलाओं को हर दिन समाज में सम्मान मिले। भाइयों का योगदान कम नहीं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि माना जाता है कि महिलाओं की लड़ाई महिलाएं लड़ती हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास रहा है, सभ्यता परंपरा रही है कि जब तक कोई कुरीति समाज के सामने प्रस्तुत होती है तो भाई भी अपना योगदान देने से चूकते नहीं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संसद के बाहर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए जंग छेड़ दी। आज का दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने का दिन है, जिनकी वजह से देश की मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से छुटकारा मिल सका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को एक और तगड़ा झटका, अब कलर टीवी सेट के आयात पर रोक। जी हां दोस्तों, चीन को लगातार आर्थिक मोर्चे पर भारत झटका दे रहा है। अब भारत सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेट के आयात पर बैन लगा दिया है। चीन से बड़े पैमाने पर कलर टीवी भारत मंगाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के मकसद से उठाया गया है। आयात पर रोक से मेक इन इंडिया को बल मिलेगा, लेकिन भारत के इस फैसले से चीन को बड़ा नुकसान होने वाला है। टेलीविजन आयात के नियम में बदलाव। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि कलर टेलीविजन की आयात नीति में बदलाव किया गया है। अब इसे प्रतिबंधित कैटेगरी में डाल दिया गया है। सरकार का कहना है कि चीन जैसे देशों से गैर जरूरी सामानों के आयात में कमी लाना है। किसी भी प्रोडक्ट को प्रतिबंधित कैटेगरी में रखने के बाद अब उस सामान का आयात करने वाले कारोबारी को वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएफटी से आयात के लिए लाइसेंस लेना होगा। इन देशों से कलर टेलीविजन आयात। भारत में कलर टीवी का चीन सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी जैसे देशों का स्थान है। गौरतलब है कि सीमा पर चीनी सेनाओं की हरकतों के बाद देश में चीन के खिलाफ एक माहौल बन गया है। टिकटॉक, वीचैट समेत पिछले महीने 59 ऐप्स बैन कर दिए। उसके बाद फिर 47 चीनी ऐप्स बैन करने का फैसला लिया गया। यही नहीं, भारत में चीनी कंपनियों मिले कई टेंडर कैंसिल कर दिए गए। करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या गहलोत को लगेगा झटका? राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसपी के 6 विधायकों को दिया नोटिस। कांग्रेस में विलय से जुड़ा है मामला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मचे सियासी बवाल के बीच बसपा के 6 विधायकों को राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल ये नोटिस इन विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बसपा के 6 विधायकों के अलावा राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सचिव को भी नोटिस जारी किया है। ये नोटिस बहुजन समाज पार्टी की याचिका पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में पार्टी के 6 विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय को चुनौती देते हुए बुधवार को राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की है। संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लाखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। ये सभी सितंबर 2019 में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा, हमने बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ उच्च न्यायालय में आज रिट याचिका दाखिल की है। बसपा विधायकों के सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय से प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को मजबूती मिली थी और 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की सदस्य संख्या बढ़कर 107 हो गई थी। इससे पहले पिछले रविवार को बहुजन समाज पार्टी बसपा ने पार्टी छोड़ने वाले इन 6 विधायकों को विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने का रविवार को व्हिप जारी किया था।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।